Hello students, once again you all are welcome in today's class. Hello Navneet, hello Shalo. चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप पिछले क्लास में ये समझ पाए थे कि जो हम एक टेंस दूसरे टेंस के साथ कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो क्लॉज की हमने बात करी थी ये होता है दो तरह का। ठीक है, क्या क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहे मेन क्लॉज बोलते हैं और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा हिसाब मैंने आपको ये समझाया था कि अगर एक कोई सेंटेंस लिखा रहे, इफ ही कम्स हेयर, इफ ही कम्स हेयर आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। ठीक है, इस सेंटेंस में अगर आपसे ये कहा जाए कि मेन क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, तो पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है कि जिसके पहले सबऑर्डिनेटिंग यानी जिसके पहले ये कंजंक्शन लगा है ये वाला कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और ये जो बच गया ये कहलाएगा मेन क्लॉज। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। अगर मैं कहूं I'll go home if it stops raining। ठीक है, तो बात को समझें, if it stops raining I'll go home। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाए कि मेन क्लॉज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, तो ये वाला आपका क्या हो गया? मेन क्लॉज कहलाएगा, मेन क्लॉज कहलाएगा। और चूंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें लगा है तो ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। उम्मीद है कि इस बात को आप सभी समझ पाए। इज इट क्लियर? समझ पाए? लेट मी नो यस और नो। वेरी गुड। ठीक है, तो इसी से एक कॉन्सेप्ट मैं समझाया था। क्या समझाया था? कि इफ टू फ्यूचर मीनिंग स्टेटमेंट्स are written together कॉमा, जो मेन क्लॉज होगा आपका वो किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आपका होगा, क्लॉज जो आपका होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये बात आपको समझाया गया था। होप यू ऑल रिमेंबर दिस, राइट? चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसी सेंटेंस को ले लूं यहां पे, क्या कि आई शैल हेल्प हिम इफ ही विल कम हेयर। इस सेंटेंस को कैसे सही करेंगे? सही है या गलत है? अगर गलत है तो इसको सही कहां करना पड़ेगा? आई शैल हेल्प हिम इफ ही विल कम हेयर। ठीक है, नहीं समझ पाए बच्चे? चलिए देखिए मैं समझाता हूं। ये वाला मेन क्लाउज है तो मेन क्लाउज रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5,
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट तो ये रहा V1 या V5, क्या करेंगे तो ही के साथ कम्स लगता है, इफ ही कम्स हियर, सिंपल है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो गया इस तरीके से। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप बोलचाल में क्या इस्तेमाल करते हो? आप अपने फ्रेंड को या अपने पापा को क्या बोलते हो कि अगर आप मुझे 2 रुपया दोगे तो मैं चॉकलेट खरीद लूंगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इफ यू विल गिव मी 10 रुपीज, कॉमा आई शैल बाई चॉकलेट, आई शैल बाई चॉकलेट्स। तो ये सही लिखा है आपने कि गलत लिखा है? अगर हम बोलते हैं कि इफ यू विल गिव मी 10 रुपीज आई शैल बाई चॉकलेट्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीदूंगा या अपने लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेंटेंस में गलती क्या है? समझ पा रहे हैं तो बताइए, वरना फिर मैं बताऊंगा। समझ पा रहे हैं बच्चे? समझ पा रहे हैं तो बताइए क्या गलती है। देखो, ये वाला जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये वाला मेन क्लॉज, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ठीक है, ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में ठीक नहीं है। तो क्या होगा? इफ यू गिव मी 10 रुपीज, विल नहीं रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इफ यू गिव मी 10 रुपीज आई शैल बाई चॉकलेट्स। ठीक है, उसी तरीके से और भी आप क्या सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं घर में, बोल चाल में क्या बोलते हैं? मान के चलो आपके पापा बाहर कहीं काम करते हैं, आप बोलोगे कि मेरे पापा घर आएंगे तो वो स्वीट्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि माई फादर विल ब्रिंग माई फादर विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर अस, स्वीट्स फॉर अस when he will come here। जब वह यहाँ आएंगे तो मेरे पिताजी स्वीट्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर फिल अप द ब्लैंक यहाँ करना हो आपको या फिल अप द ब्लैंक यहाँ करना हो आपको, दो ही जगह वर्ब का फिल अप द ब्लैंक हो सकता है। तो यहां करेंगे तो आपने पता है कि ये वाला स्टेटमेंट किस में रही, एक बार सोच करके देखो गलती कहां है। जस्ट ट्राई इट, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। गुड आफ्टरनून शिक्षा। बनेगा? अरे समझ में आ रहा है, यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा? वेन ही कम्स हेयर। ठीक है ना, अगर हम यहाँ कम्स लिख दें तो स्टेटमेंट सही हो गया। होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए इसका कुछ एक्सेप्शन क्या है। चलिए इसमें एक्सेप्शन की बात नहीं करते, ठीक है ना, चलिए इट्स मोर देन एनफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ टू सेंटेंसेस या टू सेंटेंस बस को हटा दें, इफ द मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस
is given in past, then its all clauses will remain in past. ठीक है, क्या कहता है कि अगर, इसको एक बार समझें, लिखने विखने का भी कोशिश मत करें, ठीक है ना, लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं, जस्ट समझ लें। क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस का मेन क्लाउज पास्ट में हो तो उसके जितने भी क्लाउज, या तो दो क्लाउज, सेंटेंस जो क्या है दो क्लॉज से बना हो, तीन क्लॉज से बना हो, ठीक है। क्लॉज का मतलब आप समझते हैं, वैसा सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब होता है। इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लॉज का, तो नंबर ऑफ वर्ब्स का भी चर्चा यहाँ पर साथ साथ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कि, बात समझ पाए ये, द मैन आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम। चाहे तो ये इस तरीके से क्वेश्चन में दे दूं, या आपको इसको एरर फिल अप द ब्लैंक में दे दूं। क्या दे दूं कि द मैन आस्क्ड मी इफ आई डैश हेल्प हिम, ठीक है। ऑप्शन ए है कैन, बी है कुड, सी है मे, और डी है विल। इस तरीके से, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या होना चाहिए, जस्ट आंसर मी। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, जस्ट लेट मी नो। शालू, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? देखिए, बिल्कुल गलत बात है, चीटिंग करते हैं आप लोग, एक का देख करके दूसरे लोग जो जवाब देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है क्या कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी सेंटेंस का मेन क्लॉज, तो इसमें देखो दो स्टेटमेंट है, ये वाला है मान के चलो एक क्लॉज, तो मेन क्लॉज ये हो गया, और ये वाला है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं क्या आपको समझा रहा हूं कि अगर मेन क्लॉज का वर्ब पास्ट में होगा ना, तो सेंटेंस के जो भी और क्लॉजेस बचेंगे उसके भी वो भी वर्ब पास्ट में होंगे, ठीक है। तो ये जो आस्क्ड है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट में है, ठीक है। ये जो वर्ब पास्ट में है, तो इस सेंटेंस में जो भी वर्ब आएंगे बाकी वो भी पास्ट में होंगे, तो यहां पर भी पास्ट में यूज होगा, ठीक है। और पास्ट यूज करने के लिए कैन तो पास्ट है नहीं, मे पास्ट तो है नहीं, विल पास्ट तो है नहीं, तो क्या होगा, आंसर एक ही बचता है, द मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। बात समझ में, सबका गलत है, ये गलत जवाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है। ठीक है, द टीचर advised the students not to make ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन हो जाएगा। द टीचर
आस्क द स्टूडेंट्स वेदर दे डैश देयर वर्क। ए है हैव डन, बी है हैज डन, सी है हैड डन, डी है डन। चलिए, you have again 4 options, you have to answer from these options. चलिए, should I proceed? देखिए, इसमें क्या है कि द टीचर आस्क, फिर से वही बात है, ये सेम सेंटेंस सेम वर्ब मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये वाला क्या है बच्चे, पास्ट में है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब यूज होना ये भी पास्ट में होगा। तो हम बात करते हैं कि पास्ट में कौन है, ये वाला प्रेजेंट में है, पास्ट में है नहीं, ये वाला तो लगेगा ही नहीं दे के साथ, तो पास्ट में भी नहीं है, प्रेजेंट में है, तो ये दोनों तो यूं ही कट गए। ये पास्ट में है, और ये डन जो है, डन अकेले, वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेले यूज नहीं होता, ये वर्ब में आपको पढ़ाया गया है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन एक ही बचता है, दैट इज सी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, बात नहीं समझ में आया, जिनको नवनीत नहीं समझ में आया गलत है, कोई बात नहीं है, फिर से एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। गलत है ऋषभ, फिर से सेम पैटर्न पे रखते हैं, ठीक है ना। The old man told me that he dash very hungry। A है is, B है has, C है was। चलिए, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। The old man told me that he dash very hungry। वृद्ध व्यक्ति मुझसे कहा कि वह बहुत भूखा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बाकी सबको समझ में आया, यस और नो? हाँ ठीक है। इसमें क्या होना है कि अगर ये स्टेटमेंट है, देखिए द ओल्ड मैन टोल्ड, ये पास्ट में है तो यहां भी पास्ट रहेगा, और ये दोनों प्रेजेंट है ना, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होंगे, और ये पास्ट है, इसलिए यही ऑप्शन होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन का संभावना नहीं है, ठीक है। ही वॉज वेरी हंग्री, इसका मतलब यह हो कि ओल्ड मैन वॉज वेरी हंग्री दैट टाइम, जब ये मेरे से बात कहा था, ठीक है, पास्ट का ये सेंस दे रहा है, ठीक है ना।
चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। She said to me that her father dash in a factory. A है is working, B है worked, C है has been working, D है works। क्या होगा ऑप्शन? She said to me that her father dash in a factory. गलत है, देखिए सभी का गलत है। देखिए सेड फिर से अगेन यहां पास्ट टेंस में है, तो ये जो वर्ब रहेगा ये भी पास्ट में रहेगा, और ये इज वर्किंग क्या है, प्रेजेंट का है। आपको सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है, आप नहीं याद है तो मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, प्रेजेंट का है, ठीक है, और ये वाला क्या है, पास्ट का है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, वर्कड इन ए फैक्ट्री, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, होप यू ऑल हैव रिटन, इफ यू हैवंट रिटन जस्ट प्लीज राइट इट, ठीक है, देन लेट मी नो, आई रब इट। आगे बात करेंगे, इसका एक एक्सेप्शन मैं बताता हूं, क्या है एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन यह है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो आपको पढ़ाया गया है कि रिमेन्स इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो अगर इसको मैं कहूं कि माई फादर told me that honesty was the best policy. ठीक है, तो अगेन इसमें दो सेंटेंसेस हैं बच्चे, ध्यान से इसको समझ लो, दो सेंटेंसेस। एक माई फादर टोल्ड मी, तो इसका जो वर्ब है वो पास्ट में है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी वैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी पास्ट में होना चाहिए था, बट दिस विल नॉट रिमेन इन पास्ट। द रीजन इज वेरी सिंपल कि इधर वाला जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई प्रोवर्ब होता है, तो आपको पढ़ाया जा चुका है, कोई फैक्ट होता, फैक्चुअल सेंटेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता है, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो ये यहां गलत हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पहले भी था, आज भी है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आर टीचर said that the earth dash round the sun, ऑप्शन ए है रिवॉल्व, ऑप्शन बी है रिवॉल्व्ड, ऑप्शन सी है हैड रिवॉल्व्ड,
ऑप्शन डी है रिवॉल्व्स। क्या होगा इसमें? जल्दी से बताएं। नहीं, द अर्थ के साथ रिवॉल्व थोड़ी लगता है, ये तो पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रिवॉल्व्स होगा ना। दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ रिवॉल्व्स होगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन होगा। ठीक है, हाँ नवनीत बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो टेंस का पार्ट था, ठीक है, वो आज कंप्लीट हो गया। बात समझ पाए? वी हैव कंप्लीटेड टेंस। इज इट क्लियर? ये दो बातें आप जान गए, दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू इन टेंस। इससे ज़्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, और होता भी नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत जो चीज़ें होती हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे पढ़ते हैं ताकि, और वो भी तब नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो समझ भी नहीं पाएंगे अगर उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है ना। तो दिस इज़ मोर देन एनफ। आप हमेशा आगे रहोगे अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने क्लास में, ठीक है ना, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ, ठीक है। कुछ मायने में आप अपने टीचर से भी आगे रहोगे। आप पूछ के देखना, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करके रखेगा, एकदम अलग बना के रखेगा, ठीक है। तो आई कैन गारंटी कि यू ऑल विल बी एट योर बेस्ट, ठीक है ना, इन योर क्लास एंड स्कूल। तो फॉर दिस होप I have just completed tense. So in the next class I'll start some other chapter, like maybe pronoun, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट कर लेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेंगे, ठीक है। मे बी प्रोनाउन, ठीक है ना। तो that's all for today. I'll see you in the next class, maybe on Monday, right? और इंग्लिश का क्लास कभी ऐसा होता है कि मिस हो जाए तो आप लोग परेशान मत होया कीजिएगा, ठीक है ना। I'll make an arrangement to take the class on the next very day, जिस दिन मिस होगा उसका, ठीक है। जैसे कल नहीं आ पाया तो कल नहीं आ पाया तो आज कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। आई एम हेयर, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल कंप्लीट द सिलेबस, सो यू डोंट हैव टू बॉदर, ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो ध्यान रखें इस बात का, पढ़ाई करें अच्छे से, आप अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।